अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा 6th लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ कल हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड हो तो उस पर जो फ्लक्स होता है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि चार्ज एनक्लोज्ड होने का मतलब ये है कि चार्ज सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, मतलब अगर जैसे कल हमने एग्जांपल देखी थी एक, उसमें चार्ज एक हॉलो चार्ज्ड स्फेयर था, यानी कि उसके सरफेस के ऊपर चार्ज था बट इनक्लोज चार्ज कोई नहीं था, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो जीरो आई थी। ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशन डिस्कस करने लगे हैं। कल जो एक छोटी सी एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी वो प्रॉपर वे में नहीं की थी। उसको वैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है मैंने आपको बताया था, आज हम उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस में थोड़ी सी आपको पहले डिटेल देखनी पड़ेगी कि गॉसेस लॉ का अप्लाई किस तरह से किया जाता है। ठीक है, मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ और आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करते रहेंगे। ऑफ गोजेस लॉ। हम गोजेस लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि गोजेस लॉ है क्या। गोजेस लॉ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमें देता क्या है? क्लियरली रिलेशन से विजिबल है कि ये हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता है, लेकिन हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट कंडीशंस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इन डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट ये रेज होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसेस लॉ से कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाउ टू अप्लाई द गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए पहला पॉइंट है कि हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे जो उस पॉइंट से पास करे जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। An imaginary closed surface is considered which pass through the point at which the electric intensity is to be evaluated. We can say that calculated. This closed surface is known as Gaussian surface. देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है to apply Gauss's law is to consider an imaginary closed surface। जिस भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पर आप एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम करेंगे। वो इमेजिनरी सरफेस जो है वो गॉसियन सरफेस होगी। उस सरफेस की जो शेप है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको उसका एरिया फाइंड करने में आसानी हो, यानी कि आप ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें, ऐसी शेप ले लें जिसका एरिया ऑलरेडी नोन हो। ठीक है, तो उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। Now, the second point, the Gaussian surface is chosen such that electric flux through it can be calculated easily. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इजीली कैलकुलेट हो, गॉसियन सरफेस इस तरह की होनी चाहिए। मीन इरेगुलर शेप, क्योंकि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एरिया की जरूरत भी पड़ती है, तो अगर इरेगुलर रैंडम शेप होगी तो उसका एरिया कैलकुलेट करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। तो गॉसियन सरफेस समथिंग रेगुलर शेप सरफेस होनी चाहिए जिसमें से एरिया कैलकुलेट होगा आसानी से, तो फिर हम फ्लक्स की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। जी, तो सेकंड पॉइंट भैया जो अभी मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसी सरफेस चूज करनी है जिसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्जांपल आप स्फेयर लेते हैं, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr², ये आपको पहले से पता है। आप एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, उसका एरिया, अभी सिर्फ स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो उसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अगर स्क्वायर बॉक्स लेते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या लेंथ क्यूब कह लें। ठीक है, तो इस तरह की नोन शेप आपने लेनी है जिससे आपको एरिया फाइंड करने में मदद मिले। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज कैलकुलेटेड। हम नेक्स्ट में गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज किया होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट के अंदर जी
आपने सरफेस अज्यूम कर ली उस पॉइंट के अक्रॉस जहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब वो चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर आपका सिंपल सा काम है कि आपने गॉसेस लॉ में वो चार्ज की वैल्यू पुट करनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले की जगह ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा का फार्मूला लगाना है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, उसको यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर। इसे एक्सप्लेन करने के लिए लाजमी सी बात है, हम एक होलो स्फीयर कंसीडर करेंगे जिसकी बॉडी के ऊपर सर्टन चार्ज प्लेस है। हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस r है और जिसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्लेस हैं, और इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनसाइड द स्फीयर। अगर याद हो, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो उसकी चंद कंडीशंस थी कि हमने जहां पे गॉसेस लॉ अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वहां पे हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है और वो वहां पे होनी चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनसाइड द स्फीयर। ये हम गॉसियन सरफेस भी इनसाइड द स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस जो है वो है r डैश। अब गॉसियन सरफेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ को और इसमें से चार्ज की वैल्यू देखेंगे कितनी है, फिर उनको कंपेयर करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेट फाई बी दी फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस, और ये क्लोज सरफेस कौन सी है, गॉसियन सरफेस, वेयर चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो। अगर हम देखें तो चार्ज स्फीयर के ऊपर प्लेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उसकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं और हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। गॉसेस लॉ था फाई ई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, जिसे मैं क्यू कंसीडर कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमारे केस में क्यू की वैल्यू है जीरो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स आ जाएगा जीरो के इक्वल, जिसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। एक तो ये मेथड था, गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। हमने एक और रिलेशन पढ़ा था फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया ए। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करूं तो मैं ये लिख सकता हूं ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि ई और ए का प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल है। दो कंडीशंस में हो सकता है, अगर एरिया जो है वो जीरो हो, और हमारे केस में वेक्टर एरिया जीरो नहीं हो सकता क्योंकि गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर है और स्फीयर जो है उसका रेडियस भी आर है, तो एरिया की वैल्यू जीरो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। दिस मीन्स इस डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो ए की सूरत में हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को क्या कंसीडर किया जाए, जीरो कंसीडर किया जाए, और यही हमने कैलकुलेट करना था। हमें इससे रिजल्ट क्या मिला कि होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है। हाँ जी। तो क्या है इस एप्लीकेशन में, हमने इंटेंसिटी ऑफ फील्ड यानी कि ई फाइंड करना है इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, हॉलो मींस कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स हॉलो, खाली है बिल्कुल। चार्ज्ड मींस कि इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक सरफेस अज्यूम करनी है। तो हम इस शेप के लिए एक स्फेरिकल सरफेस, इमेजिनरी सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। इसके लिए ये बहुत आसान कर देगा हमारी एप्लीकेशन को। हमने अज्यूम कर लिया एक स्फेयर जो आपको डॉटेड लाइन से शो हुआ नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस स्फेयर, इस इमेजिनरी स्फेयर के अंदर जो कि अब हमारी गॉसियन सरफेस है, हम देखते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड क्या है। चूंकि स्फेयर हॉलो है इसलिए इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। दैट्स व्हाई the charge enclosed by the Gaussian surface is 0। तो उसके बाद जब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो चार्ज की जगह 0 आ जाता है और इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो दूसरा फार्मूला है ई डॉट ए,
उसको भी हम जीरो के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों फ्लक्स के ही एक्सप्रेशन है। कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशंस को, ई डॉट ए इक्वल्स टू जीरो। अब एरिया तो जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। स्फेयर जो है उसका रेडियस आर प्राइम है, तो उसके एरिया की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। इस वजह से एरिया कैन नॉट बी जीरो इन दिस केस। तो जो एक ऑप्शन हमारे पास बच जाती है वो है कि ई विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज ज़ीरो। तो इस तरह से हम इमेजिनरी सरफेस या गॉसियन सरफेस अज्यूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ। इंटीरियर ऑफ द होलो चार्ज मेटल स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। रिजल्ट निकला। और हम इसे यूज कहाँ करते हैं? एनी apparatus प्लेस विद इन ए मेटल इंक्लोजर इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें सेंसिटिव इक्विपमेंट जिन्हें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से प्रोटेक्ट करना होता है, उन्हें हम मेटल इंक्लोजर्स के अंदर प्लेस करते हैं। जैसा कि सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उनका ऑपरेटर जो है बहुत सेंसिटिव होता है और आउटर स्पेस के अंदर रेडिएशन बहुत इंटेंस होती हैं सन की। तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंसिटिव पार्ट है उन इक्विपमेंट्स का मेटल इंक्लोजर्स के अंदर प्लेस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उन इक्विपमेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। थैंक यू। जी, तो ये कुछ आपको इसके यूजेज बताए हैं इस एप्लीकेशन के। कि मेटल जो है उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। तो अगर हम कोई चीज़ उसके अंदर रख दें, मेटल के अंदर, तो उस चीज़ के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसका इनसाइड जो है वो हॉलो होगा, यानी कि उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगी। तो अगर हमने किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसको मेटल के अंदर रख देते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, स्पेस क्राफ्ट होते हैं या सैटेलाइट्स होती हैं, उनके जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं उनको मेटल के अंदर रखते हैं ताकि जो स्पेस में रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है। डिटेल हम फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रेडिएशंस होती हैं याद रखिएगा कि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने सेंसिटिव पार्ट्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन पार्ट्स को मेटालिक एनवायरनमेंट में रख देते हैं। Now we will start. The topic is electric field intensity due to an infinite sheet of charge. तो दूसरी एप्लीकेशन हम करने लगे हैं वो क्या है, हमने डिटरमिन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट मतलब कि बहुत ही बड़ी शीट होगी जिसकी डायमेंशंस जो है वो आप मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब है कि कोई शीट होगी इन्फिनिट डायमेंशन की, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, राइट। ओके, लेट्स प्ले द वीडियो। हम इनफाइनाइट शीट तो कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन इनफाइनाइट शीट का एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इस शीट की उसे सिग्मा कह लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू है इन एरिया ए। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। एक बात याद रखिएगा कि जब तक हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं ना तो प्रॉब्लम तब तक आसान रहती है, लेकिन जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, जैसे कि आप इस शीट पे देख रहे हैं कि पूरी शीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, पूरी शीट पर चार्ज मौजूद है, तो उस सूरत में हम सिंगल चार्ज को डील नहीं कर सकते। उसके लिए हम चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। अब डेंसिटी आपने पढ़ी होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो खाली डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। किसी भी चीज की क्वांटिटी यूनिट डायमेंशन के अंदर जो है वो डेंसिटी कहलाती है। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसका मतलब है कि किसी सरफेस के यूनिट पार्ट के अंदर कितने चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। तो अब यूनिट पार्ट क्या होगा सरफेस का, ऑब्वियसली एरिया होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस हाउ मेनी चार्ज इज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया, Q ओवर A, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हम यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंगल चार्ज नहीं है, ठीक है। हमने इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जिसका स्मॉल सा पोर्शन हमने कंसिडर किया है, इससे सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर किसी पॉइंट पी के ऊपर जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब याद होगा अगर हमें गॉसेस लॉ की को किस तरह अप्लाई किया जाता है, हमने उस पर पढ़ा था कि सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी है जो उस पॉइंट से पास करे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करनी है। तो हम एक सिलेंड्रिकल
फॉर्म के अंदर सिलेंडर की फॉर्म में गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं और ये पॉइंट पी जो है कंसिडर करते हैं उसके एक साइड के ऊपर एग्जिस्ट करता है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा गर्ल्स, ये शीट ऐसी है कि इसके फ्रंट पर भी चार्ज है और बैक पर भी चार्ज है, ठीक है ये बहुत थिन, लेकिन फ्रंट पर भी चार्ज होगा, बैक पर भी चार्ज होगा। तो इसके लिए हमें एक ऐसी सरफेस चाहिए जो फ्रंट पर भी मौजूद हो और बैक पर भी मौजूद हो। तो हमने इसके लिए कौन सी शेप चूज की है? सिलेंडर चूज किया है। हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया है जो कि शीट के अंदर से पास करेगी, ठीक है। यानी कि उसका एक पोर्शन, आधा पोर्शन जो है वो फ्रंट पर होगा, आधा पोर्शन जो है वो बैक पर होगा। हम इस सरफेस के ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर फ्लक्स ई डॉट ए के साथ वैल्यू कंपेयर करेंगे और फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस विच इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन जो है वो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस है, लेफ्ट सरफेस। इस सिलेंडर की तीन सरफेसेस हैं, एक ये, दूसरी इसी तरह की बैक साइड और तीसरी कर्व सरफेस। फाई वन जो है फ्लक्स लेफ्ट फेस जहां पे पॉइंट पी एग्जिस्ट करता है वहां का है। हमें पता है फ्लक्स का रिलेशन जो है वो होता है ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शीट की वजह से इस सरफेस में से पैरेलली क्या कर रही होंगी, एमिट कर रही होंगी। और इस सरफेस का वेक्टर एरिया ए जो है इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा, तो उसकी भी डायरेक्शन क्या है, यही है। तो ई और ए एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा, अब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसका हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पूरे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो हम इसकी सरफेसेस को डिवाइड कर देते हैं तीन हिस्सों में। एक तो फ्लैट सरफेस जो फ्रंट पर मौजूद है, ये फ्लैट सरफेस, ठीक है। एक तो आपको कर्व्ड पार्ट नजर आ रहा है ना, सर्कुलर पार्ट, वो नहीं, अभी हम वो कर्वेचर डिस्कस नहीं कर रहे, बिल्कुल फ्लैट सरफेस जो आपको फ्रंट पर नजर आ रही है। इसी तरह की फ्लैट सरफेस एक बैक पर होगी, वो सरफेस 2 है। अब जो इसका कर्वेचर है इस फ्लैट सरफेस का और पूरे सिलेंडर का, वो कर्वेचर जो है उसको हमने सरफेस 3 कह दिया, ठीक है। तो फ्रंट पर जो सरफेस है उसका फ्लक्स फाई वन होगा, बैक वाली का फाई टू होगा, और जो कर्व्ड सरफेस है उसका फाई थ्री होगा। तो एक और चीज़ इधर डिस्कस की गई है कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरफ होती हैं, इस तरह आउटवर्ड आती हैं, इमर्ज होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो वो इस तरह आउटवर्ड होंगी। और इस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर एरिया है वो किस तरफ होगा, नॉर्मल और आउटवर्ड होगा। तो अगर हम देखें तो ई और ए जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह जो है वो बैक साइड पर होगा, ठीक है। लेकिन जब हम कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और दोनों के दरमियान एंगल जो होगा वो जीरो होगा। इसी तरह जो बैक साइड है इस सिलेंडर की, वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एमिट होंगी इस डायरेक्शन में, और उसका भी वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन जो कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो शीट में से निकलती हैं उनकी डायरेक्शन ये है और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 90 है। तो हम वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आता है ई ए कॉज ऑफ जीरो फ्लक्स थ्रू दी लेफ्ट फेस एंड ई डॉट ए कॉज ऑफ थीटा इज द फ्लक्स थ्रू दी राइट फेस एंड ई ए कॉज ऑफ 90 इज द फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस। तो हाँ जी, तो अगर कर्व सरफेस का आप ड्रॉ करें यूनिट वेक्टर एरिया, तो उसका यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, नॉर्मल और आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और ये फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो किस तरफ है, यहाँ से लेफ्ट साइड पर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो वही 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। कॉज ऑफ जीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है और 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ई ए प्लस ई ए। दोनों वैल्यूज को एड अप करें तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है 2 EA, जिसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम तो इस तरह से जो है हमने क्या कर लिया है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट अप्लाई करेंगे। करते हैं गॉसेस लॉ को। नाउ अप्लाइंग गॉसेस लॉ, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जो है, गॉसेस लॉ कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द
गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जब इस सिलेंडर में से पास करेगी तो कितना चार्ज इंक्लोज करेगी वो हमने ये कैलकुलेट किया है। एक्चुअली ए जो है एरिया ऑफ द सिलेंडर है एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस जो है दैट वन इज इक्वल टू क्यू ई ए। वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास फ्लक्स की दो वैल्यू है, सिग्मा ई इज इक्वल टू 2 EA और दूसरी वैल्यू है सिग्मा ई इज इक्वल टू 5। नाउ comparing equation 1 and 2 we get 2EA is equal to सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट और ए के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ई की वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू है magnitude of the electric field intensity at point P due to this infinite sheet of charge, and in vector form we can write it as sigma। इक्वेशन के साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ शीट है एंड द यूनिट वेक्टर इज नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इस तरह से हमने कंपैरिजन करके जो दो फार्मूलाज हमने कैलकुलेट किए थे, जी, जो दो फार्मूलाज हमने यूज़ किए थे, एक तो ये कैलकुलेट कर लिया था, दूसरा जो है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट लिया, क्यू की जगह हमने ये सिग्मा ए लगा दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया और कैंसिलेशन की तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये बन गया। ठीक है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, होपफुली आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो साथ एक यूनिट वेक्टर असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल आई है। तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी। अब हम जो है थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे इसकी। थर्ड एप्लीकेशन के लिए मैं एक और वीडियो प्ले करूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है।